रेडी। देखिए, बैक क्लास हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और वेक्टर दिए थे। आज हम आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताना चाहते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो देखिए, पोजीशन वेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर से आप बहुत सारा क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी को डिफाइन करना है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, तो हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प से सबको डिफिनेशन दे सकते हैं। तो देखिए, पोजीशन वेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, तो देखिए, पोजीशन वेक्टर के मतलब यह होता है कि जब भी कोई पॉइंट कहीं भी हो और इस पॉइंट का लोकेशन जब हम ऑरिजिन से करते हैं, ऑरिजिन के मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो हम ऑरिजिन लेते हैं, यह आपका हो गया ऑरिजिन। और जब भी किसी पॉइंट को हम ऑरिजिन से जब लोकेट करते हैं और जो वेक्टर बनता है उसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यानी कि पोजीशन वेक्टर नाम है, पोजीशन वेक्टर के मतलब पॉइंट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट से भी ज्यादा जरूरी ऑरिजिन होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ऑरिजिन का नाम O दे देते हैं। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0 0 होता है, x y z तीनों 0 होता है। तो यहाँ पे OP जो कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर को हम शॉर्ट में PV भी लिखेंगे, बार बार पोजीशन वेक्टर न लिखने के कारण हम डायरेक्ट PV लिखेंगे। तो OP आपको पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं कि पॉइंट आप यहाँ ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम A देते हैं, तो यह जो बन गया वो A, वह भी आपको पोजीशन वेक्टर बन गया। कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं कि पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तो यह जो बन गया OC, यह भी आपको पोजीशन वेक्टर बन गया। आप एक्सिस पर भी पॉइंट ले सकते हैं, मान लेते हैं कि हम D यहाँ ले लिए, तो यहाँ से एक वेक्टर बन जाता है, तो OD, यह भी आपको पोजीशन वेक्टर बन गया। तो पोजीशन वेक्टर के मतलब हो गया कि किसी भी पॉइंट को जब हम ऑरिजिन से मिलाने के बाद जो लाइन बनेगा उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। द पोजीशन वेक्टर इज ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू ऑरिजिन। पोजीशन वेक्टर को अगर लिखना होगा तो द लाइन ज्वाइनिंग any point to the origin is called पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, पोजीशन वेक्टर को हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 3 टाइप में डिवाइड किए। जैसे पोजीशन वेक्टर को हम 3 टाइप में डिवाइड किए। इसको 1 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर, 1 DPV के मतलब होता है, D के मतलब डायमेंशन, 2 DPV और 3 DPV, 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर। मतलब कि पोजीशन वेक्टर को आप 3 टाइप में डिवाइड कीजिएगा, 1 DPV, 2 DPV, 3 DPV। D का मतलब हो गया डायमेंशन, और P के मतलब हो गया पोजीशन, और V के मतलब हो गया वेक्टर। शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि उतना जरूरी नहीं है बार बार पूरा पोजीशन वेक्टर लिखना। तो कहने के मतलब पोजीशन वेक्टर को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिए। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि 1 DPV, 2 DPV, 3 DPV के मतलब क्या होता है। तो देखिए, 1 DPV के मतलब होता है कि जब भी कोई पॉइंट लाइन पे होना चाहिए, लाइन का मतलब हो गया आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तब वहां पे हम 1 DPV बनता है।
और 2 DPP में होता है क्या, यह पॉइंट जो होना चाहिए ये प्लेन में होना चाहिए। प्लेन के मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जो पॉइंट आता है सब प्लेन कहलाता है। और 3D के मतलब यह होना चाहिए कि पॉइंट स्पेस में होना चाहिए। जैसे यह चौक है तो यह प्लेन में नहीं है, स्पेस में है। तो कहने के मतलब यह मेरा है कि 1 DPV में जैसे आप एक्स एक्सिस बनाते हैं या तो वाई एक्सिस बनाते हैं और जेड एक्सिस बनाते हैं, तो पॉइंट जो होना चाहिए एक्सिस पे होना चाहिए। देखिए y को हम नीचे लिख लिए हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं होने के कारण y ऊपर भी लिख सकता है, नीचे भी लिख सकता है। और z ऐसे है, z जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपको यह समझना होगा, बार बार रिपीट हम ही कर रहे हैं कि z ऐसे जा रहा है क्योंकि यह प्लेन हो गया और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो स्पेस में हो गया। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है लाइन पे, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, तो तीनों लाइन पे से कहीं पर भी है। जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट ये हो गया, ऑरिजिन हो गया, तो यहां से मिलाएं एक वेक्टर, तो OA जो कहलाएगा वह 1 DPV कहलाएगा। चाहे तो आप पॉइंट यहां पे ले लेते हैं तो यह एक वेक्टर बन गया, तो OB जो कहलाएगा वह भी 1 DPV कहलाएगा क्योंकि लाइन पे है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट काउंट करते हैं तो यह कहलाएगा OC, तो OC भी आपका कहलाएगा 1 DPV। तो यह सब 1 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर कहलाता है। सिंपल समझने का यह तरीका हो गया कि जिसमें एक ही कोऑर्डिनेट हो। अगर मान लेते हैं कि पॉइंट A कोऑर्डिनेट की बात करें तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे है तो x 0 0, क्योंकि B पॉइंट y एक्सिस पे है तो x का कोऑर्डिनेट 0 और y 0, और ये z एक्सिस पे है तो दो कोऑर्डिनेट हो गया 0, x 0 y 0, और z से मान लेते हैं कि z हो गया। थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए कि x क्यों लिखते हैं। यही x इंडिकेट करता है ऑरिजिन से यहाँ के बीच का डिस्टेंस को x माना जाता है, ऑरिजिन से b के डिस्टेंस को y माना जाता है, और ऑरिजिन से c पॉइंट के डिस्टेंस को z माना जाता है। और एरो साइन इंडिकेट करता है कि आपने x एक्सिस की ओर लिया है तो x लिखा है, z की ओर लेगा तो z लिए हैं, और y डायरेक्शन की ओर y को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर हम यह सबको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ऐसे नहीं भाषा लिख के वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो आप यहां से लिख सकते हैं OA वेक्टर इक्वल टू O से A का डिस्टेंस कितना है x, और एरो साइन के मतलब डायरेक्शन क्या है, तो यह डायरेक्शन x एक्सिस पे जा रहा है। और हम बताए थे कि x एक्सिस के लिए i कैप यूज करते हैं, y एक्सिस के लिए j कैप यूज करते हैं, और z एक्सिस के लिए k कैप यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि OA वेक्टर लिखेंगे तो x i कैप हो जाएगा। उसी तरह से OB वेक्टर लिखेंगे तो y j कैप हो जाएगा, और OC वेक्टर लिखेंगे तो j k कैप हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम OA का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे तो xi का मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो xi का मैग्नीट्यूड x तो है ही, और i का मैग्नीट्यूड आप 1 जानते हैं तो डायरेक्ट x लिख सकते हैं। OB को का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो y का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, और y वैल्यू y हो गया, और यह यूनिट वेक्टर है इसी कारण से इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 होगा, तो इसको आप y लिख सकते हैं, और OC के लिए भी z लिख सकते हैं। तो हमको यह पता चला कि 1 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर में आइदर i कैप होगा, y कैप होगा या j कैप होगा। इसमें दो को नहीं होना चाहिए, अगर दो हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, वह 2DP में चला जाएगा। तो 1DP के लिए आपको यूनिट वेक्टर जो होना चाहिए i कैप होना चाहिए, चाहे तो j कैप होना चाहिए या तो k कैप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये रोड है, यह आपका रोड हो गया, और यह इस रोड पे कोई व्हीकल्स मूव कर रहा है, और यह व्हीकल्स 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। यह वेलोसिटी है, इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यह वेलोसिटी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक्सिस मान लेंगे।
अब एक्सिस में ई भी तो बोल सकता है कि वाई मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, एक्स क्यों माने। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप एक्स मान सकता है, वाई मान सकता है कि जेड, आपको जो सहूलियत रहे मान सकता है। लेकिन जनरली क्या करते हैं हम, फर्स्ट टाइम जो होता है लाइन के लिए हम एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम अगर इसको एक्स एक्सिस मानते हैं तो इसका मतलब कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए वेक्टर यूज कर लिए और 10, चूंकि एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप यूज करते हैं तो आई कैप मीटर पर सेकेंड। अगर v का मैग्नीट्यूड बात करते हैं तो यह हो जाएगा 10, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया मीटर पर सेकेंड। तो यह v का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है, तो इसका मतलब कि स्पीड का वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। मान लेते हैं कि एग्जांपल बी लेते हैं, या कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है, 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है कि कैसे लिखेंगे। तो अगर इसको हम F1 नाम देते हैं, F1 वेक्टर, इस वेक्टर को नाम अगर हम F2 दे देते हैं, F2 इक्वल टू 3 न्यूटन, तो इसको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस मानते हैं, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे और यहां से लिखेंगे F1 वेक्टर इक्वल टू 5i कैप न्यूटन, F2 वेक्टर इक्वल टू 3j कैप न्यूटन। यही वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। अगर हम लास्ट एग्जांपल बात करें कि यह हो गया 10 न्यूटन और इधर हो गया 5 न्यूटन और एक इधर है, यह है 3 न्यूटन, या दो चेंज कर देते हैं 4 न्यूटन। तो देखिए एक बात को समझना है कि यह प्लेन के परपेंडिकुलर है, यह दोनों प्लेन में है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आप प्लेन के परपेंडिकुलर जनरली जेड मानेगा। तो अगर यह एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, तो हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू दिया हुआ है, तो आप अगर F1 इसका नाम देता है, F2 F3, यह F3 हो गया और यह F1 हो गया और इसका नाम F2 दे रहा है, F2 हो गया। तो इसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि अब अगर F1 लिखते हैं आप तो डायरेक्ट 10i कैप लिख लीजिएगा, F2 लिखते हैं F2 का वैल्यू है 5, y डायरेक्शन में है तो 5j कैप, और F3 लिखते हैं तो यह आपको हो गया 4k कैप। यही लिखने का तरीका है। अगर मैग्नीट्यूड आप लेते हैं तो खाली वैल्यू को लिखते हैं, वहां पर डायरेक्शन को नहीं लिखा जाता है। तो यह आपका कंसेप्ट था 1 dpv का। तो 1 dpv में यही ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट लाइन पे होना चाहिए। जब लाइन पे पॉइंट होगा तब वो आपको 1 dpv कहलाएगा। लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में 2 dpv मिलता है। 3 dpv जो है ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम इसके बारे में भी समझेंगे। मेन आपका इसका जरूरी है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखा जाए 2 dpv, तो 2 dpv के बारे में हम देखते हैं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको 1 dpv के बारे में बताए थे, आज हम 2 dpv के बारे में बता रहे हैं। तो 2 dpv में होता क्या है कि इसमें पॉइंट जो है प्लेन में होना चाहिए। तो प्लेन के मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। तो प्लेन में आप कैसे लेगा, तो यह आपको पेपर जो आ जाते हैं आपको प्लेन में आ जाता है, यह पेपर आपको प्लेन में आ गया। तो पेपर में अगर कोई पॉइंट लेता है तो यह प्लेन में आ गया, क्योंकि आप इसको x कंसीडर कीजिएगा, इसको y कंसीडर कीजिएगा, तो यह पॉइंट प्लेन में चला जाता है। तो प्लेन में हम बात कर रहे हैं 2 dpv का। तो देखिए 2 dpv में होता क्या है, तो सबसे पहले हम प्लेन में पॉइंट लेना है। तो प्लेन में लेने के लिए एक्सिस का कंसीडरेशन कर लिए, तो यह एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, कटिंग पॉइंट और जिन, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो यह पॉइंट प्लेन में है क्योंकि यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट आ रहा है, यहाँ से हम इसको लंब डालते हैं। तो अगर लंब डालते हैं तो लंब की लंबाई पैरेलल टू y है, इसी कारण से इसका नाम y रखेंगे, और x एक्सिस पे जितना लंबाई कटेगा उसको x रखेंगे।
तो इसका मतलब कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट लिखने में P पॉइंट तक हम ऑरिजिन से चलेंगे। तो P पॉइंट को ऑरिजिन से चलेंगे तो यहां से चले तो x चले और फिर y चले, तो x चले तो x लिख दिए और फिर पैरेलल टू y चले तो y लिख दिए। मतलब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा xy हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर कितना होगा? तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम ऑरिजिन से डायरेक्ट इसको मिला देंगे। तो OP जो बन जा रहा है आपका, OP जो बन जा रहा है वह 2dp भी बन जा रहा है, 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए O से स्टार्ट करके P पॉइंट तक जाना है हमको। तो O से स्टार्ट कीजिए तो पहले x चले, तो x जो चले वह किसके पैरेलल चले? x एक्सिस के पैरेलल चले। क्योंकि आप ऐसे चलिएगा तो आपको डायरेक्शन जो हो गया यह पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा। आप फिर ऐसे चलिएगा तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे चलें, x चलें और पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए i कैप लिखते हैं और फिर यहां से ऐसे चले, y चले पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसके लिए आप j यूज करते हैं। इसका मतलब कि OP 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है जिसको आप लिख सकते हैं x i कैप y j कैप। अभी जरूरी नहीं है कि 2D में आपको x और y ही हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर a है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3j कैप प्लस 4k कैप, यह भी आपको 2dp भी है। मान लेते हैं कि वेक्टर b की बात करें तो यह हो गया 2i कैप प्लस 3k कैप, तो यह भी आपका 2dp भी है। तो 2dp में ये समझना है कि उसमें 2 यूनिट वेक्टर रहना चाहिए, आइदर x का i कैप या j कैप या j कैप या k कैप, i कैप या k कैप, माने कि कोई 2 यूनिट वेक्टर जब हो जाता है तो वैसे वेक्टर को बोलते हैं 2dp भी, यानी कि इसको प्लेन वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ये प्लेन में होता है। और 1dp को लाइन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि 2dp का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड, लिख देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेन वेक्टर। यह सब प्लेन वेक्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह प्लेन में होता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बात कर रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका जरूरी आपको पड़ेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने का। तो देखिए, फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 2dpb, फॉर मैग्नीट्यूड को शॉर्ट में इतने लिखे हैं और डायरेक्शन के लिए भी शॉर्ट में इतने लिखते हैं, फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 2dpb। तो देखिए फोटो आपको बना हुआ है, तो फोटो बना हुआ है तो देखिए इसी को बोलते हैं O से P की जो लंबाई होता है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। OP वेक्टर x एक्सिस से जितना एंगल पे होता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ 2dp। तो इस लंबाई को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मींस अगर यह लंबाई की बात करें तो यह लंबाई कितना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, क्योंकि यह लंबाई आपका x है और यह लंबाई y है। तो यह लंबाई निकालिएगा तो रूट अंडर s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब यह हो गया कि OP वेक्टर इक्वल टू जो xi कैप था प्लस yj कैप था, इसका जैसे ही मैग्नीट्यूड लिखेगा OP, तो अगर OP का मैग्नीट्यूड लिख रहा है, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हो गया OP। OP के मतलब लेंथ ऑफ OP, तो लेंथ ऑफ OP हो गया रूट अंडर s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब यह हो गया कि मैग्नीट्यूड जब भी 2dp का निकालते हैं तो रूट अंडर चढ़ाते हैं और पहला यूनिट वेक्टर का जो क्वांटिटी रहता है, कोफिशिएंट जो होता है, उसको स्क्वायर करते हैं और दूसरा यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे देख रहे हैं, पहला यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट x है तो s स्क्वायर किए,
दूसरा यूनिट वेक्टर जे का जो कोफिशिएंट है y है, उसको y के स्क्वायर किए और उसका रूट चढ़ा देते हैं। क्योंकि यह जो होता है प्लेन वाला जो होता है पाइथागोरस प्रमेय से ऑलवेज हाइपोटेनस का काम करता है। तो हाइपोटेनस का काम करता है और दो क्वांटिटी बेस और परपेंडिकुलर का काम करता है, जिसके कारण से ऑलवेज रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। तो यह आपका हो गया मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए बात करें तो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को एंगल को जो रिप्रेजेंट करता है वह भी डायरेक्शन ही होता है। तो अगर हम थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे तो वह भी डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो निकाला जा सकता है, ये तो लंबाई आपको पता हो गया, तो आप cos थीटा से भी निकाल सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस से भी, sin थीटा से भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से भी निकाल सकते हैं, और tan थीटा से भी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस से। तो मान लेते हैं कि अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं तो कुछ किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर आप नहीं निकाले हुए हैं, इसका वैल्यू नहीं निकाले हुए हैं, तो आपके पास तो दो ही क्वांटिटी प्रेजेंट है, y है और x है। तो यह हो गया परपेंडिकुलर, यह हो गया बेस। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला लगाने का होगा कि परपेंडिकुलर बाय बेस लगाते हैं तो वह tan थीटा होता है। तो डायरेक्शन में जनरली tan थीटा यूज करिएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा लिखेंगे तो y बाई x। तो अगर हम थीटा लिखेंगे तो इसको मैथमेटिकल लिखने का तरीका है tan इनवर्स y बाई x। यह आपको डायरेक्शन बताता है। मैंने डायरेक्शन निकालने में यही ध्यान रखना है कि अगर आप x एक्सिस के साथ डायरेक्शन लिख रहे हैं तो सबसे पहले y एक्सिस ऊपर होगा, x एक्सिस नीचे होगा। अगर थीटा इसको मानते हैं तो यह डायरेक्शन y एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करता है, तो x ऊपर चल जाएगा, y नीचे चल जाएगा। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो थीटा हम रिप्रेजेंट किए हैं x एक्सिस के साथ, यह है विथ x एक्सिस। ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कि किसके साथ रिप्रेजेंट करें। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं इस बात को। जो हम एंगल निकाल रहे हैं वह गिवन फिगर में x एक्सिस के साथ है। अगर हम x एक्सिस के साथ एंगल निकालते हैं तो y ऊपर होगा, x नीचे होगा। अगर हम y एक्सिस के साथ एंगल निकालते तो ये x पलट जाता है, x ऊपर हो जाता है, y नीचे हो जाता है। यह डायरेक्शन बताता है। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं तो मोर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है, वेक्टर OP इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। यह कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। तो यह तो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें x एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो यह 2dp भी है। तो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो हम बोले थे कि रूट अंडर चढ़ा के अब पहला यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर कर दीजिएगा और दूसरा यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये आपका 9 + 16 आ जाएगा, उसका रूट कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। अगर मान लेते हैं यह वेक्टर मीटर पर सेकेंड में है तो यह मैग्नीट्यूड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड में। ये कुछ भी हो सकता है, अब इसको नहीं तो यूनिट खाली यू लगा के भी काम चला सकते हैं। यू लिख दीजिए तो यहाँ भी यू लिख दीजिएगा। अब यह फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि उसका यूनिट क्या लिखेंगे। तो हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी समझिए कि मीटर पर सेकंड लिखने से यह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यह वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं वो 5 मीटर पर सेकेंड है। और डायरेक्शन अगर निकालते हैं तो tan थीटा या x एक्सिस के साथ डायरेक्शन बता रहा है तो y बाई x, तो y का वैल्यू हो गया 4/3। तो यह थीटा का वैल्यू जो होता है 53 डिग्री। आपको याद रखना होगा कि कुछ डाटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको पढ़ाने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि tan थीटा का वैल्यू आपको 3/4 आ जा रहा है, तो थीटा का वैल्यू 37 डिग्री डायरेक्ट लिख देना है। tan थीटा का वैल्यू अगर 4/3 आ रहा है तो थीटा 53 डिग्री लिख देना है। और अगर मान लेते हैं कि साइन और कॉस की थोड़ा सा बात कर ले तो वहां भी साइन कॉस में भी दो वैल्यू ज्यादा आता है। अगर cos थीटा का वैल्यू 4/5 बात करें तो इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा में वैल्यू बढ़ता है तो एंगल कमता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि वैल्यू जो है ज्यादा है तो एंगल कम होगा, तो 37 डिग्री लिखिएगा। अगर cos थीटा आई इक्विवेलेंट होता है, थोड़ा सा बंद कीजिए तो ओके कीजिए। हाँ, तो हम बता रहे थे कि tan थीटा 4/3 का वैल्यू थीटा इक्वल टू
53 डिग्री लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको याद कर लेना होगा, ठीक है ना। जैसे आप यूज करिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, बात समझे, कॉस थीटा यह हम मान लेते हैं, गड़बड़ हो रहा है यार, सेटिंग नहीं कर रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू याद रखिएगा, cos 37 डिग्री और sin 53 डिग्री, यह दोनों का जो वैल्यू होता है ये 4/5 होता है। फिर cos 53 डिग्री और sin 37 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू 3/5 होता है। और tan 37 डिग्री 3/4 और tan 53 डिग्री यह वैल्यू होता है 4/3। अब बाकी सब वैल्यू जानते हैं, फिजिक्स में थोड़ा सा मिलता है, इसी कारण से लिख दिए डाटा। तो यह आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका हुआ। अब थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन बताते हैं कि किस तरह से करेंगे। देखिए यह पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि यह x हो गया, ये y हो गया, यह o हो गया, तो यही कोई वेक्टर है, यह कोई पॉइंट p हो गया, तो ये भी आपको OP वेक्टर है। यही OP वेक्टर कितना एंगल पे जा रहा है, x एक्सिस से 53 डिग्री पे जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि फोर्स का वैल्यू दे दिया है, कुछ एग्जांपल में हम और ले रहे हैं। जैसे यह वैल्यू आपको दे दिया है 4i कैप प्लस 6j कैप, यह फोर्स लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहला यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। दूसरा यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा, तो यह हो जाएगा 16 प्लस 36, इसको जोड़ लीजिए तो 40 रूट अंडर 50, 50 का लिखिएगा तो 5√2। अब देखिए यह फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, तो यहाँ पर भी न्यूटन लिख लेना होगा। मतलब कि यह फोर्स का जो फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। पहला का इतना करने के बाद आपका 5√2 न्यूटन हो जाएगा। अगर यही tan थीटा निकालेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू, या थीटा x के साथ होता है, y का वैल्यू ऊपर देख लीजिए, तो 6/4, तो यह हो जाएगा 3/2। तो 3/2 आपका वैल्यू पता नहीं है, जो कि यह फिजिक्स में अक्सर मिलता है, लेकिन यह वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये इसको लिखने का तरीका हो जाएगा कि थीटा इक्वल टू आप tan इनवर्स 3/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही वैल्यू भी आपको लॉग टेबल से निकाला जाता है, लेकिन फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसमें यह जरूरी नहीं पड़ता है, सब इसी फॉर्म में आंसर देता है। इसी कारण से आप इसी टर्म में लिखिएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वेक्टर किधर रिप्रेजेंट करता है। तो x वैल्यू भी पॉजिटिव है, y वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि यह x हो गया, y हो गया, दोनों पॉजिटिव। यह वेक्टर इस प्लेन में जाएगा, यही वेक्टर f हो गया। तो यहाँ पे जब एरो साइन दे दीजिएगा ना, तो डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पे खाली वैल्यू को लिखना है। तो आप यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड लिख के आप 5√2 न्यूटन लिखिएगा। इसका डायरेक्शन कितना निकाले थे, tan इनवर्स 3/2, तो कोई जरूरी नहीं इतना लिखने का, डायरेक्ट थीटा लिख दीजिए कि ये थीटा रिप्रेजेंट करता है। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ नेगेटिव भी करके बना देते हैं कि नेगेटिव में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, हाँ तो देखिए, हेलो स्टूडेंट, हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल तो शुरू में आ जाएगा। हम थोड़ा सा मोस्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं और हम एक्सपेंशन इसको कर रहे हैं, ताकि आपको नेट एंड क्लीन हो जाए कि 2D का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी है -3i कैप प्लस 4j कैप। देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने में नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी है तो यूनिट मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। तो देखिए एसआई यूनिट में हम जब भी बात करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है -3, तो -3 का स्क्वायर लिख लीजिए, और दूसरे का है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो -3 तो 9 + 16 5 मीटर पर सेकेंड, यह वेलोसिटी हो गया। और डायरेक्शन बात करेगा तो tan थीटा y/x, तो y का वैल्यू हो गया 4। यहाँ पे थोड़ा सा केयर कीजिए,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस है तो माइनस नहीं लिखिएगा, आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। यह हो गया 4/3, तो थीटा का वैल्यू यहाँ भी 53 डिग्री हुआ। देखिए लेकिन माइनस का क्या मीनिंग होगा, फोटो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह एक्स एक्सिस हो गया और यह इसका वाई एक्सिस हो गया, तो आपको पता है कि यह आपको एक्स डैश का काम करेगा। तो एक्स डैश का जो काम करता है ना, उसी के लिए माइनस कोफिशिएंट चला जाता है। तो इसका मतलब कि पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर यह पॉजिटिव रहता तो पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन यह हो जाता, लेकिन चूंकि यह नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, मतलब कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप करेंगे तो यह एक्स डैश पे चला जाएगा। तो एक्स डैश पे जाने के मतलब यह हो गया कि एक्स डैश नेगेटिव आ गया, आई पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यह इस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है। और इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जब हम डायरेक्शन बना दिए तो मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, तो यह हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और यह जो एंगल रिप्रेजेंट कीजिएगा वह 53 डिग्री पे पार्टिकल जा रहा है। लास्ट एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन हो गया, दोनों को हम नेगेटिव ले रहे हैं, -4i कैप और -3j कैप। अभी ना सोचिएगा कि 4 और 3 का ले रहे हैं, क्योंकि इसका रूट आराम से निकल जाता है यार, इसी कारण से इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। कोई भी ले सकता है, रूट नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर लिख देंगे, रूट निकल जा रहा है तो लास्ट में लिख देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो मॉड -4k² और -3k², 16 9 25 5। एक्सेलरेशन है मेरे भाई, तो इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेगा, यह भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन निकालिएगा तो tan थीटा y/x, तो y का वैल्यू हो गया -3 के मॉड और -4 के मॉड, तो 3/4, यह थीटा का वैल्यू 37 डिग्री हो गया। थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब कि यह हो गया x डैश और नीचे हो गया y डैश। इसका मतलब कि इस तरह से बनाएंगे, यह हो गया आपको x, यह हो गया y, यह हो गया y डैश, यह हो गया x डैश। तो देखिए दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने के कारण इस कोऑर्डिनेट में ही चला जाएगा, माने पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है और जिसका वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एंगल है यह 37 डिग्री पे। मतलब कि कोई पार्टिकल है वह इस डायरेक्शन में जा रहा है 37 डिग्री पे नेगेटिव एक्सिस के साथ। ये इसी कारण से मॉड लेने से यही इंडिकेट करता है कि जिधर जा रहा है उसी के साथ क्लोज वाला एक्सिस के साथ हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा 3D वेक्टर के बारे में बताएंगे। आज तक यही छोड़ देते हैं।